तो हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि भाई ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट है, मतलब कि बहुत दिन, कम से मुझे लग रहा है कि 21 दिन हो चुके मुझे वीडियो नहीं अपलोड किए हुए। लेकिन भाई आपसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम 30 दिन का टाइम देंगे और भाई 30 दिन वीडियो अपलोड करेंगे। भाई मुझे थोड़ा पर्सनल काम था, मुझे मतलब बाइक वाइक खरीदने से मुझे तो भाई मेरे पर्सनल हो जाए तो अच्छी बात नहीं, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं क्योंकि तुम सभी तो होगी। तो बिना तरीके शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर के स्टार्टिंग में कतई तड़कती भड़कती जगह पर देखते हैं और यहाँ पर भाई दारू की शीशी भी रखी होती है और भाई यहीं पर होता है हरामखोर ली मिन संग, वो भी एक लड़की के बाहों में। ऐसा सिर्फ भाई बहुत ही ज्यादा लकी लोगों के साथ होता है। भाई जो ली मिन संग रहता है वो भाई कह रहा होता है कि ये चीज बहुत ज्यादा ही आसान थी। तो भाई ली मिन संग के लिए एक्टिंग करना बहुत आसान होता है, जो भाई आपने पिछले चैप्टर में देख ही लिया था। ली मिन संग भाई रोग आके भाई पब्लिक को अपने तरफ कर लेता है, मतलब मैनिपुलेट कर लेता है अच्छे से। और भाई सच में भाई इसने अपनी गलतियों को क्या ही छुपाया है। तभी भाई यहाँ पर एक लड़की आती है जो भाई ली मिन संग को कहती है कि देखो यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर आया है हंटर इंडस्ट्री का हीरो। भाई साथ में कहती है कि तुमको यहाँ पर आने से पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। भाई इसी के साथ ये जो लड़की रहती है यहाँ पर आते हुए भाई यहाँ पर बाकी लड़कियों को भगा देती है। तो यहाँ पर भाई जो ली मिन संग रहता है वो भाई इस लड़की से कहता है कि क्या मुझे तुम्हें हर एक बात की रिपोर्ट देनी होगी। ये लड़की जो कहती है अरे यार मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। उसके बाद भाई ये ली मिन संग के बारे में बताने लगती है और भाई थोड़ी बहुत घबरा भी रही होती है कि मतलब ये कितना हरामखोर बंदा है। हराम ज्यादा मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, पर से ये हरामखोर कोरियन यूथ का सुपरस्टार है। में कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस हरामखोर का घमंड एकदम अपने चरम पर हो। ले ही जल्द में हुए हादसे में उसका घमंड चूर हो गया है। उसके बाद ये लड़की जो रहती है भाई फिर से बताने लगती है ली मिन संग के बारे में कि जब भाई ली मिन संग ए रैंक का हंटर डिक्लेयर हुआ था तब पूरे कोरिया में मतलब सनसनी मची थी ये न्यूज को लेकर। तो ये भाई ली मिन संग का जो पर्सनल ड्राइवर था वो भाई एस रैंक का हंटर निकला, मतलब कि वो भाई एस रैंक का हंटर बना। और जब ये बात भाई पता लगती है कि जो भाई ली मिन संग का ड्राइवर है पर्सनल वो एस रैंक का हंटर है, तो भाई सबका जो फोकस रहता है पब्लिक का वो भाई ली मिन संग के ड्राइवर के ऊपर जाता है। और भाई जो सत्ता रहती है वो भाई उलट पुलट हो जाती है। लेकिन फिर भाई जो पर्सनल ड्राइवर रहता है ली मिन संग का, उसने भाई खुद की ग्रीम रीपर गिल्ड बनाई और उसी में ज्वाइन हो गया ये हरामखोर ली मिन संग। तो भाई लिम ताइग्यू नाम रहता है उस ड्राइवर का। तो उसके बाद ये जो लड़की रहती है ये भाई ली मिन संग से कहती है कि चलो हम अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। भाई यहाँ पर जो ली मिन संग रहता है वो भाई ऐसा रिएक्ट करता है कि कौन सा बिजनेस। तभी भाई ये जो लड़की रहती है भाई ली मिन संग के कान में आकर कहती है कि मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मैं स्टार डस्ट पाउडर के बारे में बात कर रही हूँ, तुम जानते हो ना। तो क्या इस बार थोक में सामान खरीदना पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर भाई जो ली मिन संग रहता है वो भाई कहने लगता है कि तुम्हें जैसा कि पता है कि मैंने अपनी फैक्ट्री को खो दिया है, तो इस वजह से मैं तुम्हारी मांग को जल्दी नहीं पूरी कर सकता। तो उसके बाद ये जो लड़की रहती है वो कहती है कि क्या सच में ली मिन संग के पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा। उसके बाद भाई जो ली मिन संग रहता है वो भाई कहता है कि हाँ ठीक है, चलो मैं अपने बिजनेस पार्टनर से इसके बारे में बात करूंगा, मैं जानती थी कि तुम जरूर कर लोगे। और भाई जो ली मिन संग रहता है वो भाई मन में सोच रहा होता है कि मुझे अब उसे ढूंढना ही होगा, मतलब कि अपने बिजनेस पार्टनर को। और उसके बाद जो भाई ली मिन संग रहता है वो भाई फिर से अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में बताने लगता है कि वो एक नंबर का हरामखोर है, वो अच्छे से बात नहीं करता। और भाई यहाँ पर जो ली मिन संग का बिजनेस पार्टनर होता है वो एक बच्चा होता है। उसके बाद यहाँ का सीन शिफ्ट होता है तो हम यहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स को देखते हैं। भाई इन सभी गॉब्लिन्स को जो हमारा जो ग्रे रहता है वो भाई मारा होता है, अकेले ही नहीं एसिल जिनू मतलब सब मारे होते हैं गॉब्लिन्स को। भाई सभी गॉब्लिन्स को मारने के बाद भाई जो सुहो रहता है वो भाई फिर से भोपो बजाने वाला होता है, गॉब्लिन्स को बुलाने वाला भोपो जो रहता है। तो भाई सुहो का कंटिन्यू स्ट्रगल देखते हुए जो बेरू रहता है वो भाई मन में कहने लगता है कि यंग मोनार्क, लगता है कि उस बातचीत के बाद वो बहुत ज्यादा ही बेसब्र हो गए हैं। भाई क्या बातचीत होती है तो उसके लिए हम भाई पुराना सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है ये भाई तीनों को बता रहा होता है, मतलब एसिल, सुहो और ग्रे को। यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई कह रहा होता है कि स्टारडस्ट को फैलाने वाला जो ली मिन संग है उससे हमें इतारिम के अपोस्टल के बारे में जानकारी निकालनी होगी। तो भाई बेरू यहाँ पर बताता है कि हम बिना फाइट करे हुए डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा, तो हमें फिर उससे जानकारी कैसे मिलेगी। तो भाई सुहो की इतनी बात सुनने के बाद जो बेरू रहता है वो कहता है कि अगर वो खुद की इच्छा से नहीं बताएगा तो मैं उसे खाकर पता लगाऊंगा। और भाई बेरू जो रहता है वो भाई ह्यूमंस को तभी खा सकता है जब वो बुरे लोग हों। तो भाई इतना सब कहने के बाद बेरू फिर से कहता है कि ये सब पॉसिबल होगा तब जब आप ली
मिनसंग को हरा दोगे। और भाई यहाँ पर जो बेरू रहता है वो भाई सोहो की पावर्स को एवरेज बता रहा होता है। भाई जैसा कि हमें पता है कि हमारा सोहो सी रैंक का हंटर है और ग्रे जो है वो भाई डी, और एसिल भी भाई सी रैंक की हंटर है। लेकिन जब अपना सोहो ग्रे के साथ कॉम्बाइन हो जाता है तो उसकी जो रैंक रहती है वो हो जाती है बी लेवल हंटर की। के बाद भाई जो बेरू रहता है भाई फिर से बताने लगता है कि भाई एक ही रैंक के भीतर जो रहते हैं हंटर्स होते हैं, जैसे कि भाई एक सी रैंक के हंटर को हराने के लिए 10 डी रैंक के हंटर लगेंगे। तो भाई इस हिसाब से सोहो के पास पावर्स की कमी है। अभी भाई हमारा सोहो जो है वो भाई इतना कैपेबल नहीं है जो भाई ली मिनसंग जो भाई ए रैंक का हंटर है उसे हरा पाए और उसकी भाई ग्रीन रिपर गिल्ड को भी। तो भाई जो एसिल रहती है वो भाई पूछती है बेरू की भाई तुम्हारी रैंक क्या है। तो यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है कहता है कि मैं एक मार्शल हूँ, तुम्हें नहीं पता। भाई यहाँ पर जो एसिल रहती है वो कहते हैं कि तुम्हारी रैंक तो एक सोल्जर की है ना। भाई यहाँ पर जो बेरू रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और भाई यहाँ पर जो सोहो रहता है वो भाई अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है तो वहीं पे रिवॉर्ड वार्ड मिलता है, रैंडम बॉक्स और स्टैट्स पॉइंट्स। भाई यहाँ पर सोहो ने जो रहता है वो भाई डेली क्वेस्ट से ज्यादा बंदों को मतलब गॉब्लिन्स को मारा होता है, बट भाई उसकी काउंटिंग बढ़ी नहीं रही होती है। सोहो यहाँ पर भाई रैंडम बॉक्स को ओपन करता है तो यहाँ पर सोहो को मिलती है भाई ऑशन रिंग। भाई ये जो रिंग है सोहो की जो सेंस है उसको भाई 5 पॉइंट देती है। लेकिन भाई फिर भी जो हमारा सोहो रहता है इतने से सेटिस्फाइड नहीं होता है। भाई जो सोहो रहता है अपने मन में कह रहा होता है कि भाई इन गॉब्लिन्स को मारने से मेरा लेवल जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो भाई मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी ग्रो करना होगा, बट इसके लिए रास्ते बहुत कम है। अब भाई सोहो जो रहता है भाई सोच लेता है कि अब मुझे अपना लेवल बढ़ाने के लिए डंजन के अंदर जाना होगा और मैजिक बीस्ट को मारना होगा। तो सोहो यहाँ पर भाई घर पर आकर चेक कर रहा होता है, बट भाई उसे माइनिंग टीम के लिए सिर्फ काम मिल रहा होता है। भाई कोई भी हंटर बिना हंटर एसोसिएशन के परमिशन के बिना भाई किसी भी गेट के अंदर नहीं जा सकता। अभी भाई जो बेरू रहता है वो कहता है कि तुम्हें एक बार अपनी रैंक दोबारा चेक करवानी चाहिए। लेकिन जो सोहो रहता है वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर से मैं न्यूज में आ जाऊंगा, तो मुझे इससे बचना है। और ये बात भाई सोहो को भी पता है कि जो भाई इतारिंग के पोस्टल हैं वो भाई अर्थ पर हैं, तो इसलिए सोहो भाई अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता, बिकॉज भाई सोहो ऐसा करेगा तो वो भाई अपने पापा के लिए कमजोरी बनेगा। तो सोहो भाई तब तक इस बारे में नहीं सोच सकता जब तक वो भाई ली मिनसंग को हरा ना दे। भाई सोहो इतना ज्यादा टेंशन ले रहा होता तभी जो बेरू रहता कहता है कि इतना टेंशन मत लो, चिल रहो। अगर वह भी मेरी तरह डायमेंशनल ट्रैवल करके आए होंगे तो वो भी बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। तो फिर भाई जो सोहो रहता है पूछता है कि भाई ये डायमेंशनल ट्रैवल क्या होता है। तो भाई सोहो को समझाने लगता है बेरू, तो कहता है कि आउटर स्पेस से आने के लिए यहाँ पर हमें डायमेंशनल ट्रैवल करना पड़ता है। एक डायमेंशनल क्रैक होता है, मतलब ये बहुत पतली जगह होती है तो इसी रास्ते से आना होता है। तो भाई उस दरार से आने के लिए भाई माना का टकराव होता है उसमें। अगर भाई माना के यूज करके अगर तुम उस दरार को बढ़ाते हो मतलब फैलाते हो फिर भी वो तुरंत सिकुड़ जाता है। भाई ये भी कंडीशन होती है कि जो भी भाई डायमेंशनल क्रैक से आ रहा होता है मतलब जितनी पावर्स उसके पास होती है माना होती है उतनी ही ज्यादा डायमेंशनल क्रैक भी भाई लंबी और पतली होती जाती है। और भाई इसी वजह से आउटर स्पेस में इतारिंग की जो आर्मी है वो भाई इस दुनिया में नहीं आ पा रही है, मतलब अर्थ पर। और भाई ये प्रॉब्लम हमारा जिनू भी फेस कर रहा होता है। तो भाई ये सब सुनने के बाद जो हमारा सोहो रहता है वो भाई कहने लगता है कि इसका मतलब साफ साफ है कि जो भी डायमेंशनल क्रैक का ट्रेवल कर कर आएगा वो कमजोर हो जाएगा। भाई यही रीजन है जो इतारिंग के पोस्टल्स हैं उन्होंने भाई डीमंस और ब्रोकी का यूज किया। भाई जो सोहो रहता है वो भाई मन में भी कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा आगे बढ़ने के लिए ये सही समय है। भाई बेरू भी कह रहा होता है अपने मन में कि अब टाइम आ चुका है। भाई इसके बाद हम पुराना सीन देखते हैं कि जो भाई हमारा जिनू और बेरू बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई बेरू से कहता है कि मैं भी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि पृथ्वी की कैसी कंडीशन है। जिनू जो रहता है वो भाई बेरू को ऑर्डर देता है कि वहाँ पर पहुंचने के बाद कंडीशन के हिसाब से डिसीजन ले लेना और साथ में तुम्हें मदद की जरूरत हो तो ये उसके पास ले जाना। मतलब कि जो हमारा बेरू मतलब जिनू जो है बेरू को चाबी देता है। तो बाद जिनू जो रहता है फिर से कहता है कि ये लेकर जाओ इस चाबी को और ये हमारे सोहो के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। भाई ये सब सोचने के बाद जो बेरू रहता है वो भाई प्रेजेंट में कह रहा होता है कि अब टाइम आ गया इस चाबी का इस्तेमाल करने के लिए। भाई अपना सोहो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान से कुछ सोच रहा होता है तभी भाई जो बेरू रहता है वो भाई चिल्ला कर जाता है यंग मोनार्क। तो हमारा यहाँ पर जो सोहो रहता है वो हैरान हो जाता है, मतलब डर जाता है। सब बेरू जो रहता है वो सोहो को बताता है। तो सोहो जो रहता है कहता है कि ये सब आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर भाई जो सोहो रहता है वो भाई कह रहा होता है कि बिना किसी नियम को तोड़े हुए हंटर एसोसिएशन के मैं गेट के अंदर जाऊंगा चुपके से। तो भाई किसी के पास फोन मिला तो जो सोहो रहता है वो कह रहा होता है कि मतलब क्या मेरे ये इतने करीब थे। तो उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है तो हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं और यहाँ पर अपना सोहो भी बैठा होता है जो कोई कह रहा होता है कि सोहो काफी समय बीत चुका है, ये हमारी पहली मुलाकात है जब से तुम्हारी शक्तियां जागी हैं और मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि तुमने मेरे पास फोन किया, क्या रीजन था। और मुझे तो तब हैरानी और ज्यादा हुई कि जब तुम मेरे लिए बिजनेस प्रपोजल के लिए आए हो, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो। यहाँ पर भाई जो सोहो रहता है वो भी कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल लाया हूँ जिसे तुम ठुकरा नहीं सकते। वह यहाँ पर हमारा बेरू भी रहता है जो भाई कह रहा था कि हाँ यंग मोनार्क जैसा कि हमने सोचा था वही हो रहा है। तो भाई अभी तक
जिस बिजनेसमैन से हमारा सुहो बात करा होता है वो होता है यो जिन्हो। देख सकते हो भाई जिन्हो हमारा कितना बूढ़ा हो चुका है। तो जो जिन्हो रहता है वो भाई सुहो को कहता है कि तो सुहो तुम अपने अंकल से क्या चाहते हो, क्या तुम्हें बस इतना ही गेट के अंदर जाने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म।